क्लास 12th इकोनॉमिक्स मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम चैप्टर 4 का ये सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 आप देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक अगली मेथड, इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आइए स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। According to this method, national income is estimated in terms of factor payments, compensation of employees, rent, interest and profit to the owners, household of the factors of the production, labor, land, capital and entrepreneurship. During an accounting year, sum total of the factor incomes generated within the domestic territory of a country by the residents or non-residents is called domestic income. Net factor income from the abroad is added to the domestic income to find the national income. इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करें, इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ें। यहाँ 2-3 बातें आपको ध्यान देने वाली हैं कि इस मेथड का नाम है फैक्टर पेमेंट मेथड। यानी जब क्वेश्चंस में पेमेंट के बारे में बात की जा रही हो, जब क्वेश्चंस में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकी बात की जा रही है, आप समझ जाएंगे कि ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है। जब आपको इस बारे में बात की जा रही है कि लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो भी वो इनकम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं और डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA को ऐड कर देते हैं और इस तरह से हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाती है। तो फिर से आप इसे पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं। You are well aware of the factor income. A factor income refers to income earned by a person as a reward for rendering his factor service. It may be in the form of wages, salary for his labor, rent for his land, interest for his capital or profit for his entrepreneurship. It must be noted that factor incomes are only earned incomes. फिर से ध्यान दीजिए, factors incomes are only earned income. It does not include any income which is not अर्नड। यानी फैक्टर इनकम में वही इनकम आती हैं जो अर्न की गई हैं। बिना अर्न की गई इनकम को हम फैक्टर इनकम में शामिल नहीं करते हैं और इसीलिए वो नेशनल इनकम में भी शामिल नहीं होगी। टू इलस्ट्रेट, ओल्ड एज पेंशन रिसीव्ड बाय द सीनियर सिटीजन इज नॉट देयर अर्नड इनकम। वो सरकार के द्वारा जन कल्याण हेतु सहायतार्थ बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है वह फैक्टर इनकम नहीं है। परंतु दूसरी ओर जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं और अपनी सेवा के बाद रिटायर होते हैं, उन्हें कुछ पेंशन दी जाती है, जो इस शर्त के साथ दी जाती है कि उन्होंने गवर्नमेंट में सर्विस की है या प्राइवेट सेक्टर में सर्विस की है और उसके बदले ये उनको पेंशन दी जाती है। तो रिटायरमेंट पेंशन को हम इसमें शामिल करते हैं, फैक्टर इनकम में और नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। फिर से इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में
सरकार के द्वारा सहायतार्थ बुजुर्गों को दी गई पेंशन शामिल नहीं की जाएगी, जबकि रिटायरमेंट पेंशन क्योंकि वो सर्विसेज देने के कारण कर्मचारी को दी जाती है, इसीलिए उसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम। Factor income are broadly classified as follow. Compensation of employees. एम्प्लॉइज़ को जो वेजेस दी जाती है, सैलरी दी जाती है, पेमेंट्स दिए जाते हैं, और एम्प्लॉयर के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं सोशल सिक्योरिटीज़ में एम्प्लॉयर्स के, फिर पेंशन ऑन रिटायरमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में, जिसे आपने रीडिंग कर लिया होगा, अन्यथा आप वीडियो को पॉज करके यहाँ रीडिंग कर लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस भी इसी में शामिल होगा, एक अलग टर्म है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? इट रिफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम। रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको क्या क्या ऐड करना है? डिविडेंड ऐड करना है, कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स ऐड करना है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड होगा। ये टर्म्स आप याद कर लीजिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आएगी। देखते हैं थर्ड पॉइंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय द फर्म फॉर फ्यूचर यूज, particularly to meet some contingent expenses. It is also called corporate saving or undistributed profit. ये corporate saving के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट था द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। ये कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। डिविडेंड आप जानते ही हैं, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, उसे हम डिविडेंड कहते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस की टर्म्स हैं। एक एक पोर्शन को लर्न करते जाइए, दिमाग में करते जाइए, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। सारी चीज़ों को एक साथ देखेंगे तो आपको थोड़ा भारी लगेगा और ऐसा लगेगा बहुत क्लमजी है, कठिन है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक टर्म को याद करें। जैसे पहले आपने याद कर लिया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, फिर अब आपने याद कर लिया ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब आता है एक नई टर्म है मिक्स्ड इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और बाद में भी आप इसे वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा मिक्स्ड इनकम। Mixed income refers to income of the self-employed person using their own labor, land capital and entrepreneurship in their household expenses. These income are mixture of wages, rent, interest and profit. That is why it is called mixed income. मुझे बताइए वीडियो को पॉज करके कि इसे हम मिक्स्ड इनकम क्यों कहते हैं। सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट हायर्ड परचेज फ्रॉम द मार्केट। मिक्स्ड इनकम के नाम से इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति खुद की कंपनी में सारे काम कर रहा है या एक से अधिक काम कर रहा है, तो हम ये एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि इसमें अलग अलग लेबर पेमेंट कितना है, लैंड को रेंट कितना दिया है, कैपिटल को इंटरेस्ट कितना दिया है और एंटरप्रेन्योरशिप को लाभ कितना हुआ है, क्योंकि यह स्वयं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा ही ये चारों रोल निभाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं।
As noted earlier, sum total of the factor income generated within the domestic territory of a country is called NDPFC, Net Domestic Product at Factor Cost, और सिंपली डोमेस्टिक इनकम। तो इस तरह से हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे। डोमेस्टिक इनकम आप जानते हैं क्या हो गया और अभी हमने बताया भी है। वीडियो को पॉज करें, ये तीनों पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो नेशनल इनकम निकालना है जिसे हम कहते हैं NNPFC, is estimated by adding net factor income from abroad NFIA to NDPFC। तो NNPFC जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, उसका इनकम मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको NDPFC कैलकुलेशन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होगा। चेक द फॉलोइंग फ्लो चार्ट फॉर फर्दर इलस्ट्रेशन। इस फ्लो चार्ट को आप बार बार रफ कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बार हम लोग इसे देखते हैं ध्यान से। नंबर 1, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें 4 टर्म्स थी, आप पीछे जाके देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें भी 3 टर्म्स थी, और मिक्स्ड इनकम, ये भी हम तीनों टर्म पढ़ चुके हैं। इनको सभी को हमें ऐड करना है। जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी उन सबको आपको ऐड करना है। तो आपको मिलेगा NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमें नंबर 1 पर मिल जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसे हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएगी। उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ शामिल हो जाएगा, जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, जो पीछे आपको पढ़ के आना है, वो चारों चीज़ें इसमें शामिल होगी। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस होता है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, वो पीछे आपने पढ़ा है, वो इसमें शामिल होंगी। मिक्स्ड इनकम शामिल होगी और नेट फैक्टर इनकम इसमें शामिल होगी। अगर इन सबको आपने ऐड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट FC, जिसको कि हम NNFC बोलते हैं, और यही हमारा नेशनल इनकम है। मैं फिर से दोहराता हूँ आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है या अलग अलग टर्म्स भी मिल सकती हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये अलग अलग चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये अलग अलग दी गई हैं तो इसे आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के टर्म पर ऐड कर लेंगे। उसी तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको डिविडेंड मिल सकता है या कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स मिल सकता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिल सकता है। इनको भी आपको ऐड करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएगा ये, और मिक्स्ड इनकम दी हुई हो सकती है। इसके बाद आपको ऐड करना है NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस होता है, जिसको कि हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप इनकम, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं इनकम मेथड से। यदि आपको ये टर्म्स मालूम है तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि किन्हें ऐड करना है और किन्हें हमें छोड़ देना है। कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत सारी गैर जरूरी अनुपयोगी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती हैं, जिनका क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता, आप उन्हें छोड़ देंगे। आपको सिर्फ इन्हीं 4 चीज़ों को ऐड करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और उसके अंदर आने वाली 4 टर्म, उसी तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस और उसके अंदर आने वाली 3 टर्म, और मिक्स्ड इनकम। इनको ऐड करने के बाद आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्ञात करना है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया होगा तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिया होगा, उसका डिफरेंस निकाल के आपको ऐड करना है और आपको तुरंत मिल जाएगी NNPFC। NNPFC को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में आपको नेशनल इनकम पर क्वेश्चन बनते हैं, या तो इनकम मेथड पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है
या पूछा जाता है कि इनकम मेथड को एक्सप्लेन करिए या उनके प्रिकॉशंस बताइए। तो इनकम मेथड का जो फ्लो चार्ट हमने आपको दिखाया वो आप एक्सप्लेन करेंगे, या आपसे प्रिकॉशन पूछा जाएगा जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, और इन टर्म्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पूछा जा सकता है। बहुत इजीली आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। नंबर 1, ट्रांसफ़र अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, pocket expenses, etc. should not be included in national income because corresponding to transfer payments there is no value addition in the economy। ये केवल एक ट्रांसफ़र पेमेंट है और इससे इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। हाउएवर एज ऑलरेडी नोटेड, रिटायरमेंट पेंशन आर टू बी इंक्लूडेड। रिटायरमेंट पेंशन को हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। क्यों? एज दीज आर द पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये हम पढ़ के आ चुके थे। प्रिकॉशन नंबर 2, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट एंड गैम्बलिंग। इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया धन इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जो भी कानून विरुद्ध अर्निंग्स हैं, जैसे स्मगलिंग करके कोई चीज़ लाई गई है, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेस ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स। जिस व्यक्ति ने इस काम को किया है उसे कुछ कमीशन दिया जाता है उसकी सर्विसेज के बदले में, तो उसे हम उस कमीशन को इंक्लूड करेंगे। मकान बिकवाने या सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी को सेल करने में मदद की है और उसके बदले में उसने कुछ कमीशन लिया है, तो वो फैक्टर सर्विसेज के अंतर्गत आएगा, इसीलिए उसे शामिल किया जाएगा। 4th है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज भी एक तरह का कमीशन है, एक तरह की सर्विस के बदले में दिया गया रिवार्ड है, इसीलिए उसे भी हम फैक्टर सर्विसेज मान के इंक्लूड करेंगे। 5th में है इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, जैसे लॉटरी से अप्रत्याशित लाभ हो जाए, किसी को कहीं से गेन हो जाए जिसके लिए कोई पुरुषार्थ कोई काम नहीं किया गया है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। उसे हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एज देयर इज नो वैल्यू एडिशन करस्पॉन्डिंग टू द विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स अप्रत्याशित लाभ होते हैं, उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए उसे शामिल नहीं किया जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 6th पॉइंट है आपके पास, imputed rent of house is to be treated along with rent as a component of factor income। imputed rent को भी हम फैक्टर इनकम में काउंट करते हैं। 7th नंबर को देखिए, corresponding to the production for self consumption there should be generation of income in the economy, it should be taken account of। सेल्फ कंजम्पशन को भी हम शामिल करते हैं। कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कॉरपोरेट प्रॉफिट, हैंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। Any of these components should not be separately added। सेपरेटली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसको। इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनकम टैक्स पेड इज Income tax is paid out of compensation of employees, it should not be added in the estimation of national income। तो इनकम टैक्स को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयज ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय आर ऑल कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। Any of these components should not be separately added once compensation of employee is included in the estimation of national income। अगर compensation of employees
टोटल दिया हुआ है तो हमें इसे बार बार अलग से एंट्री करने की या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रिकॉशंस हैं, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, पूरे चैप्टर को बार बार रिवाइज करिएगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे जो होगी एक्सपेंडिचर मेथड, जो हमारे इस 4th चैप्टर का 3rd कंक्लूडिंग वीडियो होगा। तो पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।